हेलो। आज बात करते हैं साइमल्टेनियस इलेक्शंस के बारे में। साइमल्टेनियस इलेक्शंस की काफ़ी ज़्यादा चर्चा चल रही है, तो आज इस टॉपिक को एनालाइज करते हैं। देखते हैं कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस क्या होते हैं और इन्हें लागू किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि ये होते क्या हैं। देखिए, जब मैं साइमल्टेनियस इलेक्शंस कहती हूँ तो इसका मतलब है कि मैं इलेक्शंस करवा रही हूँ सेंटर पे, मतलब लोकसभा के जो इलेक्शंस हैं हमारे, और जो राज्य हैं 28 राज्य हैं हमारी, सभी राज्यों के राज्य विधानसभा के लिए जो इलेक्शंस हैं, अगर मैं एक साथ करवा देती हूँ तो उसे मैं क्या कहती हूँ? साइमल्टेनियस इलेक्शंस। ठीक है, जितने भी राज्य हैं हमारे, राज्य विधायिका हैं 28 राज्य विधायिका के, और जो हमारी लोकसभा है उसके इलेक्शंस में एक ही टाइम पीरियड में करवा देती हूँ। टाइम पीरियड का मतलब मैं एक ही अंतराल में करवा दूं। जब लोकसभा के हो रहे हैं तभी हमारे सारे राज्य विधानसभा के हो रहे हैं, मैं इन्हें फेजेस में भी करवा सकती हूँ। ठीक है, अब ये देखते हैं कि मतलब पंचायतों भी इसमें इंक्लूडेड है क्या? म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत, जो ये लोकल लेवल के हमारे इलेक्शंस हैं, नहीं, लोकल लेवल के जो इलेक्शंस हैं इसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें मैं सिर्फ सेंटर की और स्टेट की बात कर रही हूँ। ठीक है, अब ये देखते हैं कि ये हमारे देश में पहले थी क्या ये सिस्टम? मतलब हमारे देश में पहले ये जो साइमल्टेनियस इलेक्शंस थे, कभी ये सिस्टम रहा है या फिर ये हम पहली बार लागू करने वाले हैं? 1967 तक हमारे देश में इकट्ठे ही होते थे इलेक्शन, सेंटर के भी स्टेट्स के भी। तब तक हमारी पंचायतों को तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला नहीं था, म्यूनिसिपैलिटीज को। तो ये जो दो हमारे टायर थे, कॉन्स्टिट्यूशनल टीयर्स थे हमारे, इन दोनों के हमारे इलेक्शन एक साथ ही होते थे। 67 के बाद नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स आनी शुरू हुई, प्रेसिडेंट रूल इन्होंने लगाना, सेंटर ने लगाना शुरू किया। तो इससे क्या हुआ कि जो उनके 5 साल का अंतराल था ना, वो बीच में ही कट गया। तो उनके इलेक्शंस क्या हुए? तब शुरू हो गए। तो इस तरह से क्या हुआ, जो ये सिस्टम है ना, डिसकंटिन्यू हो गया। मतलब जिसका जब अंतराल पूरा हो जाता है 5 साल का जनरली, तो वैसे इलेक्शन उसके करवा देते हैं। फिर ये जो इकट्ठे इलेक्शंस का सिस्टम था ये टूट गया। ठीक है, अब जब से मोदी गवर्नमेंट आई है हमारी 2014 में, तो तब से वो एक नारा दे रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, कि इलेक्शंस जो हैं वो आप इकट्ठे करवाओ, सेंटर के भी और स्टेट्स के भी। ये बार बार इलेक्शंस हमें इतना फीजिबल नहीं लग रहा है, इतना सही नहीं लग रहा है। तो देखते हैं कि क्यों कह रहे हैं ये कि बार बार इलेक्शंस हमें इकट्ठे करवाने चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब आप इलेक्शन आपके बार बार हैं, मान लीजिए आपके 2019 के इलेक्शन हुए लोकसभा के, उसके बाद बिहार के इलेक्शंस आ गए। बिहार के इलेक्शन खत्म हुए थे, 3 महीने बाद हमारे राजस्थान के इलेक्शन आ गए, हरियाणा के इलेक्शंस आ गए, नीचे साउथ की स्टेट्स के शुरू हो गए, महाराष्ट्र के इलेक्शन आ गए, कर्नाटक के इलेक्शन आ गए। सरकार तो हमेशा इलेक्शन मोड में ही रही। और जब आप इलेक्शन मोड में होते हो तो आप बहुत ज़्यादा कड़े डिसीजन, जो लॉन्ग टर्म के डिसीजन हैं, जो दीर्घकालिक डिसीजन है, वो नहीं ले पाते हैं। आपको पॉपुलिस्ट डिसीजन पे ज़्यादा रिलाई करना पड़ता है, क्योंकि जो भी सरकार में है वो इसीलिए है कि वो अगली बार वापस आना चाहता है। कोई पावर में अगली बार वापस आना चाहता है, इसीलिए वो काम कर रहा है, उसका इंसेंटिव ही वही है। तो आप कॉन्टिन्यूसली इलेक्शन मोड में रहते हो और आप ऐसे कड़े डिसीजन, लॉन्ग टर्म के डिसीजन नहीं ले पाते हैं। अब मान लीजिए जीएसटी था, जीएसटी जो है कई लोग अपोज कर रहे थे, लेकिन ये देश के हित में था। ये एक बहुत जो है पेंडिंग हमारा रिफॉर्म था जो हमें करना था। तो कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जो हार्ड होते हैं, लोग उनका अपोज कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो डिसीजन सरकार को लेने पड़ते हैं देश के हित में, लोगों के हित में। वो अगर कॉन्टिन्यूसली इलेक्शंस रहते हैं तो वो डिसीजन हम नहीं ले पाते। अब कोई बहुत बड़ा डिसीजन है, आगे इलेक्शन खड़े हैं हमारे राजस्थान के, आगे इलेक्शन खड़े हैं हमारे हरियाणा के, आप कैसे इतना बड़ा डिसीजन ले लोगे? अगर आप उसमें हार गए तो हर सरकार को रहता है कि हम उसमें हारना नहीं चाहते हैं, कौन अपना नाम खराब करना चाहता है? तो इसलिए जो ये कॉन्टिन्यूस इलेक्शंस हैं, ये क्या करते हैं, जो लंबे काल के डिसीजन होते हैं उनको लेने से रोकते हैं। हमें ये भी पता है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो क्या करती है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा देती है जब इलेक्शंस आते हैं। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? मोटा मोटा अगर हम देखें तो ये कुछ पाबंदियां होती हैं गवर्नमेंट पे,
कि आप बड़े डिसीजन नहीं ले सकते, गवर्नमेंट मशीनरी जैसी ये गाड़ियां हैं और ये सब यूज़ नहीं कर सकते, गवर्नमेंट का पैसा यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड बना देता है कि अपोजिशन को भी उतने ही रिसोर्सेज प्राप्त हैं जितनी हमारी जो पार्टी पावर में है उसके पास भी उतने ही रिसोर्सेज हैं, ताकि जो हमारा इलेक्शन है वो फ्री और फेयर रहे। ठीक है, ये इलेक्शन कमीशन की एक पहल है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कि हमारा जो लेवल प्लेइंग फील्ड बनाती है ये। ठीक है, अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, गवर्नमेंट कोई बड़े डिसीजन नहीं ले सकती। अब कॉन्टिन्यूसली हमारे इलेक्शन चले जा रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली इलेक्शन चल रहे हैं, हमारे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो लगा ही हुआ है, गवर्नमेंट डिसीजन ले ही नहीं सकती। ऐसा लगता है जैसे सरकार जो है लोगों द्वारा चयनित जो उनके रिप्रेजेंटेटिव है वो ना चला के कौन चला रहा है, ब्यूरोक्रेसी चला रही है। ब्यूरोक्रेसी रोजमर्रा का शासन चला रही है, बड़े डिसीजन गवर्नमेंट ले नहीं सकती क्योंकि इलेक्शंस चल रहे हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए भी हम कहते हैं कि इलेक्शंस क्या हो जाने चाहिए, एक साथ हो जाने चाहिए। अब हमें ये भी पता है कि जो हमारे इलेक्शंस होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। जितना ये जो पार्टियां हैं हमारा ये जो ब्यौरा देती हैं इलेक्शन कमीशन को, क्या उतना ही पैसा लगा होता है? नहीं, उससे कई गुना ज़्यादा पैसा पार्टी जो प्रत्याशी है वो सब लगाते हैं। ठीक है, अब बार बार इलेक्शंस हो रहे हैं, उतना ज़्यादा पैसा लग रहा है, पार्टी का भी लग रहा है, जो कैंडिडेट्स हैं उनका भी लग रहा है। अब वही पार्टी अगर पावर में आती है, जब उसने इतना पैसा लगाया है तो वो वापस उसको निकालेगी भी तो सही, क्योंकि अगला इलेक्शन भी तो लड़ना है उनको, तो वो उतना पैसा वापस निकालेगी, उतना पैसा उनको चाहिए। अगर उतना पैसा उसको वापस रिटर्न चाहिए, करप्शन होता है, ब्लैक मनी आती है, लोगों का पैसा ही तो है ये। गवर्नमेंट जो ये डेवलपमेंट स्कीम्स है इसी से पैसा निकल के ही तो कहाँ जा रहा है, करप्शन में जा रहा है, ब्लैक मनी में जा रहा है। तो इससे करप्शन बढ़ता है, हमारा जो जो पैरेलल इकोनॉमी है हमारी, ब्लैक मनी है, ये बढ़ती है हमारी। ठीक है, अब हमें पता है कि जब इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शंस में हमारी जो ये ड्यूटीज लगती हैं, टीचर्स की ड्यूटीज लगती हैं, इससे बच्चों पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, उनकी स्टडीज़ जो है इफेक्ट होती है। ये तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनकी ड्यूटीज़ लगती हैं, सारा काम प्रभावित होता है। आप ये देखो कि टीचर तो कितना टाइम बाहर रहता है कि इलेक्शन में ड्यूटी लग गई है, इलेक्शन में ड्यूटी लग गई है, तो बच्चों की उतनी पढ़ाई नास होती है। तो आप ये देखो कि इसका जो प्रभाव है सब पे पड़ रहा है, बार बार इलेक्शंस हो रहे हैं, बार बार उनकी ड्यूटीज लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए भी हम कहते हैं कि इलेक्शंस क्या हैं, एक साथ हो जाने चाहिए। लेकिन अगर ये इतना अच्छा स्टेप है तो हमने इसे पहले क्यों नहीं ले लिया? अगर इतने ही इसके पॉजिटिव्स हैं हमारे, तो हमने इसे पहले क्यों नहीं लागू कर दिया? क्योंकि इसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। जैसे देखो, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, उन्होंने पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ली थी। पार्लियामेंट क्या होती है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो हमारा जो एग्जीक्यूटिव होता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं हमारे, जो ये मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, ये क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए? लोकसभा के लिए। ये उत्तरदायी हैं, ये जवाबदेह हैं किसके लिए? लोकसभा के लिए। ये कोई डिसीजन अगर लेते हैं या कोई डिसीजन अगर ये नहीं लेते हैं, ये दोनों बातों के लिए ये जवाबदेह हैं, इनको जवाब देना पड़ता है पार्लियामेंट को, लोकसभा को इनको जवाब देना पड़ता है कि हमने ये डिसीजन इसलिए लिया या हमने ये डिसीजन इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये देश के हित में था। अब आप ये देखो कि अगर इलेक्शंस एक ही बार हो गए, अब अगले इलेक्शन है 5 साल बाद, ये लोग हमारी बात सुनेंगे? ये लोग हमारे जवाबदेह होंगे? ये कहेंगे कि इलेक्शन है 5 साल बाद, 4 साल के बाद देखेंगे, कोई ऐसी पॉलिसीज लाएंगे, कुछ ऐसा करेंगे जिससे हमें वोट वापस मिल जाए, उससे पहले हमें कोई भी हटा नहीं सकता है। तो क्या होगा कि ये अपनी मनमानी करेंगे। हमारा जो ये लॉजिक था कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लाना चाहते थे, वो क्या है, एक तरह से खत्म होती दिखती है हमारी साइमल्टेनियस इलेक्शन से। ठीक है, दूसरी चीज अगर हम देखें तो हमें पता है कि एक होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक होती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म जैसे हमारी यूएसए में है, पार्लियामेंट्री फॉर्म जैसे ब्रिटेन में है, जैसे इंडिया में है।
अब आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखते हो यूएसए में, तो आप देखते हो कि जो उनका अंतराल है ना, वो बहुत स्टेबल होता है। जैसे अब कोई प्रेसिडेंट आ गया तो 4 साल वो ऑलमोस्ट निकाल के जाते ही हैं। वहां नो कॉन्फिडेंस मोशन ऐसे नहीं लाया जाता, क्योंकि जो हमारा एग्जीक्यूटिव है, जैसे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, वो हमारा जो उनकी पार्लियामेंट है उसका हिस्सा नहीं है। वो उनके लिए ऐसे जवाबदेह नहीं है हर रोज की तरह। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आप उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हो। जब आपको लगता है कि सरकार अपना विश्वास खो चुकी है, आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आओ। लेकिन अगर आप साइमल्टेनियस इलेक्शंस लाते हो तो आप क्या कर रहे हो, आप पीछे के दरवाजे से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इनवाइट कर रहे हो। कैसे? आपने एक स्टेबल टेन्योर दे दिया। किसको? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, एग्जीक्यूटिव को। एग्जीक्यूटिव के पास एक पूरा टेन्योर है जो स्टेबल है, जो कि होता है हमारा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। ठीक है, तो हम पीछे के दरवाजे से कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा दिया हुआ है सिस्टम, जो अपनाया गया है, उसे हटा के दूसरा सिस्टम लाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, एक और बात देखते हैं। अब हमने क्या अपनाया? हमने अपनाया संघवाद, हमने अपनाया फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है? संघवाद क्या होता है? संघवाद होता है कि जब मैं पावर्स का डिवीजन कर देती हूँ, जब मैं पावर्स को बांट देती हूँ, जो मेन पावर्स हैं मैंने दे दी सेंटर को, कि जो मेरे को पूरे इंडिया में जो है बिल्कुल यूनिफॉर्म चाहिए, जैसे कम्युनिकेशन है, रेलवेज है, डिफेंस है, ये मैंने क्या कर दी? सेंटर को दे दी। लेकिन बाकी जो पावर्स है मैंने क्या की? उनसे ली और किसको दे दी? स्टेट्स को दे दी। अब स्टेट के लेवल पे भी कुछ पावर्स इन्होंने अपने पास रखी और कुछ पावर्स क्या कर दी? नीचे पंचायतों को दे दी। इसे कहते हैं संघवाद, फेडरलिज्म। जब मैं क्या कर रही हूँ? पावर्स को ऐसे डिवाइड कर रही हूँ ताकि अच्छा शासन हो सके, ताकि सुशासन हो सके। ठीक है, अब फेडरलिज्म है मतलब जो स्टेट है उसके पास वो वाली पावर्स हैं, उसके पास वो वाले इश्यूज हैं जो वो हैंडल कर सकते हैं, जो वो ज्यादा अच्छे हैंडल कर सकते हैं बजाय कि सेंटर के। ठीक है, अब आप ये देखो कि ये फेडरल जो स्ट्रक्चर है, जो संघवाद है, उस पर सीधी चोट है। क्यों? अगर आप इनके इलेक्शंस इकट्ठे करवाते हो, सेंटर के इलेक्शंस और स्टेट के इलेक्शंस, तो आपको नहीं लगता कि जो सेंटर के मुद्दे हैं वो ज्यादा प्रभावी रहेंगे स्टेट के मुद्दों से? जो लोकल मुद्दे हैं वो तो साइड लाइन हो जाएंगे, और जो सेंटर के मुद्दे हैं, जैसे सिक्योरिटी, जैसे हम पाकिस्तान की बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं कि पाकिस्तान ने हम पे अटैक किया और मोदी गवर्नमेंट ने उसका जवाब दिया, तो ये मुद्दे जो हैं ज़्यादा प्रभावी रह जाएंगे। और जो हमारे लोकल लेवल के इश्यूज हैं ना, जो हमारे स्टेट लेवल के इश्यूज हैं, वो साइड लाइन हो जाएंगे, और जो नेशनल लेवल के इश्यूज हैं ना, वो क्या कहेंगे? प्रभावी रहेंगे। तो इससे उस पार्टी को फायदा रहेगा जो सेंटर पे है, और जो स्टेट पे जो पार्टी है उसको थोड़ा नुकसान रहेगा। तो ऐसा होगा कि सेंटर पे भी वही सरकार बना लेगी पार्टी, और स्टेट पे भी वही सरकार बना लेगी वही वाली पार्टी जो सेंटर पे है। तो ये फेडरल स्ट्रक्चर को, संघवाद को थोड़ा सा साइड लाइन कर देता है हमारे साइमल्टेनियस इलेक्शंस। इसीलिए हम कहते हैं कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस अब नहीं आना चाहिए। ठीक है, देखिए, अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो मैं इसको इस तरह से कंक्लूड करूंगी कि ये कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिसे हम बिल्कुल ही नकार दें कि ये तो हमारे फेडरलिज्म पे, संघवाद पे, ये तो हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे एकदम चोट है और हम इसको बिल्कुल ही नकार देते हैं। नहीं, ये बात सच है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो कॉन्टिन्यूसली इलेक्शन मोड में रहती है और वो कोई बड़े डिसीजन नहीं ले पाती। कॉन्टिन्यूसली गवर्नमेंट उसमें बिजी रहती है। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनकी ड्यूटीज लगती हैं और वो अपना काम जो है कॉन्टिन्यूसली ढंग से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी ड्यूटीज लग रही हैं वहां पे। तो ये एक जो हमारा जिस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, साइमल्टेनियस इलेक्शंस की, ये एक अच्छा डिस्कशन का टॉपिक है कि इस पे जो है डिस्कशन होनी चाहिए कि ये सिस्टम किस तरह लाया जाए। ठीक है, इससे कुछ चेंजेस भी हमें करने पड़ेंगे कि चेंजेस किस तरह से, यदि कोई स्टेट लेजिस्लेचर है, कोई राज्य विधानसभा है और उसमें किसी सरकार ने अपना विश्वास खो दिया, मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पास हो गया और सरकार गिर गई। ठीक है, अब किसी के पास भी इतनी बहुमत नहीं है कि वो सरकार बना पाए, तो आपको क्या लगता है कि 2.5 साल या 3 साल मान लीजिए आप उधर प्रेसिडेंट रूल लगा के रखेंगे?
आप उस क्वेश्चन का क्या करेंगे, इस पे जो है डिस्कशन होनी चाहिए। और डिस्कशन किसके बीच में होनी चाहिए, लोगों के बीच में होनी चाहिए। जो सरकार में है, जो पावर में है पार्टी, उसके बीच में होनी चाहिए, और जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनके बीच में होनी चाहिए। जब ये सहमति से फैसला लिया जाएगा, तब ये फैसला जो है, तब ये जो सिस्टम है ज़्यादा सुचारू रूप से आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाओगे, लागू कर पाओगे। वरना अगर आपने ये थोपने की कोशिश की, अगर आपने सीधा लागू कर दिया कि हाँ ये इस तरह से होना चाहिए, तो ये वही फार्म बिल्स की तरह हो जाएगा हमारा, थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। बिल नो डाउट अच्छे ही थे, लेकिन उनको लागू करने का जो तरीका था वो सही नहीं था। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इस पे डिस्कशन करनी चाहिए, हमें इस पे सहमति बनानी चाहिए। जो पार्टीज हैं उन सबको इनवाइट करना चाहिए, लोगों से सजेशन लेना चाहिए, और इन सब सजेशंस को मिला के ये जो हमारा प्रोसेस है ये लागू किया जाना चाहिए। ये एक अच्छा रिफॉर्म है जिसे लागू किया जाना चाहिए। जब तक हम उसको लागू करते हैं, क्योंकि डिस्कशन होने में, सबको सहमति पे आने में टाइम लगता है, और इस पे पूरी हमारी डेमोक्रेसी की फ्यूचर टिका है, तो हम इसको एकदम लागू नहीं कर सकते, टाइम लगता है चीज़ों को। तब तक हम क्या कर सकते हैं, तब तक हम इलेक्शन कमीशन को और ज़्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं, इलेक्शन कमीशन को और ज़्यादा ऑटोनमस बना सकते हैं, इंडिपेंडेंट बना सकते हैं, उसे और ज़्यादा पावर्स दे सकते हैं। उसका जो अपॉइंटमेंट का, जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, अपॉइंटमेंट का जो तरीका है और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट किया जा सकता है। तब तक हम इलेक्टोरल प्रोसेस में ये रिफॉर्म्स कर सकते हैं, और रिफॉर्म्स कर सकते हैं जो इतने ज़्यादा जो है बड़े लेवल पे हमें इम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो तब तक हम वो रिफॉर्म्स ले सकते हैं, और जब हमारी इस पे सहमति बन जाए तो साइमल्टेनियस इलेक्शंस को डेफिनेटली लागू करना चाहिए, लेकिन जब सबकी सहमति इस पे बने, और हमें इसके लिए बहुत सारे रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। जैसे बीच में अगर कोई लेजिस्लेचर, मैंने आपको अभी बताया था, डिसॉल्व की जाए, तो तब क्या करेंगे, इस तरह के जो हमारे सजेशंस हैं उनको भी सोच के रखना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।